रुद्रप्रयाग दुर्घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बस दुर्घटना दुखद है। कल मैं स्वयं ऋषिकेश गया था और घायलों का हाल जाना। घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए। इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए हमारे परिवहन विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो है बहुत ही दुखद घटना थी और कल मैं स्वयं जो है ऋषिकेश गया था। वहां पर सभी घायलों का हालचाल जाना था और जो हमारा अस्पताल प्रबंधन है उसके डायरेक्टर और जो चिकित्सा में उन हमारे घायलों की चिकित्सा कर रहे हैं उन सभी डॉक्टरों से भी मैंने स्वयं जानकारी ली है। उनके इलाज से संबंधित उनका इलाज चल रहा है। उनके परिवार के लोगों से भी संपर्क किया गया था और इस घटना किस कारणों से हुई है, क्योंकि बस दिल्ली से आई थी और सभी यात्री भी अलग अलग स्थानों के थे। उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, उसके लिए हमारा जो परिवहन विभाग है उसको भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रबंधन चूंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी। हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आपने कोई एसआईटी ऑर्डर की है सर? शिक्षा विभाग पौड़ी में कुछ बुलाया आपने, कोई एसआईटी ऑर्डर की? देखिए, चूंकि हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार। और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, मुझे तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। बीजेपी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन मिला है। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। मैं देश की सेवा, दलितों, गरीबों, महिलाओं और झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलता हूं और उनके सपने को पूरा करने के लिए अपना प्रयास जारी रखूंगा। हमें तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, उसको मोदी साहब ने जिम्मेदारी दी है सोशल जस्टिस की और मैं अच्छी तरह निभाऊंगा। और एक तो रिपब्लिकन पार्टी का सहयोग जो है ये पूरे देश भर में बीजेपी को, एनडीए को मिला था। महाराष्ट्र में जरूर कम सीटें हमारी आई है, लेकिन जो अम्बेडकराइट वोट है, दलित वोट है, ये भी महायुतियों को मिलने के लिए हमने कोशिश की थी और हमें लगातार तीसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री पद का मौका मिला है। मैं देश की सेवा करता रहूंगा। दलित, गरीब, महिला है, युवा है, किसान है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, बेरोजगार है, ऐसे सब लोगों के लिए मैं काम करता रहूंगा। और जो मेरा मंत्रालय कम से कम 85% लोगों को रिप्रेजेंट करता है। शेड्यूल कास्ट है, डीएनटी है, ओबीसी है, दिव्यांगजन है, सीनियर सिटीजन है, ट्रांसजेंडर है, अनाथ है, ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरा मंत्रालय काम करता है। कोटा से भाजपा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद परिसर के अंदर हमारे देश के क्रांतिकारी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नवचेतना जगाने वाले ऐसे सभी महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं लगी हैं। संसद ने निर्णय किया है कि उन सब प्रतिमाओं को एक स्थान पर नियोजित और सम्मानपूर्ण तरीके से रखकर वहां एक प्रेरणा स्थल बनाया जाए, ताकि उस स्थल से आने वाले पर्यटक और नई पीढ़ी को उनकी जानकारी मिले। इसके लिए संसद परिसर में प्रेरणा स्थल बनाया गया है। महामहिम उपराष्ट्रपति उसका लोकार्पण करेंगे। संसद परिसर के अंदर हमारे देश के महापुरुष, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नवचेतना के जगाने वाले ऐसे सभी महापुरुषों की
अलग अलग समय के अंदर अलग अलग स्थानों पर भव्य प्रतिमाएं लगी हुई है। संसद ने निर्णय किया है कि उन सब भव्य प्रतिमाओं को एक स्थान पर नियोजित तरीके से, सम्मानपूर्ण तरीके से वहां पर एक प्रेरणा स्थल बनाया जाए, ताकि उस प्रेरणा स्थल से आने वाले आगंतुक, देशी विदेशी पर्यटक जो भारत के लोकतंत्र को देखना आना चाहते हैं, और उसी के साथ हमारी नई युवा पीढ़ी जो भारत के लोकतंत्र, उसके महापुरुष क्रांतिकारियों और जिन्होंने इतिहास के उन पन्नों के अंदर जब हम देखते हैं कि उनके योगदान को, उन सब की जानकारी सभी आने वाली पीढ़ी को भी मिले। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल बनाया गया है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी आज उसका लोकार्पण करेंगे, ताकि वहां पर उन प्रतिमाओं के जीवन दर्शन के बारे में भी सब लोग जान सकें। मुझे पता है कि ये सब प्रतिमाएं अलग अलग स्थानों पर थी। कई लोगों को, आने वाले जो विजिटर्स थे, जो भारत की संसद को देखने आते थे, उनको भी पता नहीं था कि ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई है। और ये प्रेरणा स्थल बनने के बाद सभी महापुरुषों, क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं एक स्थान पर होगी, जहां पर हम उनके जीवन दर्शन के बारे में संक्षिप्त में और विस्तृत में दोनों तरह की जानकारी आदमी सुन सके, कुछ शिलापट से देख सके, और आने वाली पीढ़ी को भारत के महान क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा मिल सके, इसका आज लोकार्पण रखा गया है। मुझे आशा है कि भारत की संसद के अंदर हमने जिस तरीके की नई संसद बनी है, संसद के बाद उसके लैंडस्केपिंग का काम हुआ है, अलग अलग जगह प्रतिमाओं को एक स्थान पर लाए हैं, म्यूजियम बन रहा है। आने वाले समय के अंदर भारत के लोकतंत्र की विरासत, उनकी संस्कृति, भारत के लोकतंत्र में योगदान देने वाले लोगों को एक संपूर्ण जानकारी भारत के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सबको जानकारी मिलेगी। मुझे आशा है ये प्रेरणा स्थल वर्तमान पीढ़ी को भी और नौजवान पीढ़ी को भी। और बीसीसीआई के सचिव जय शाह दतिया पहुंचे। मां पीताम्बरा माई के दरबार में विद्वानों की मौजूदगी में पूजा अर्चना की। वनकंडेश्वर महादेव पर जलाभिषेक भी किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर भी दतिया पहुंचे थे। सिद्धपीठ पीताम्बरा माई के दरबार में कई नामचीन हस्तियां विशेष पूजा कर चुकी हैं। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर आप विधायक पहुंचे। इसको लेकर सीआर पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिल्ली के अंदर जल संकट हर पल गंभीर रूप ले रहा है। यमुना में जल स्तर नीचे जाने से पानी का उत्पादन कम हो रहा है, जिससे पानी की किल्लत पैदा हुई है। दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। दिल्ली दूसरे राज्यों से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। हमने इस विषय को लेकर केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल जी को भी पत्र लिखा कि आप इसमें दाखिल देकर समस्या को सुलझाएं। आज इसी मामले को लेकर हम उनसे मुलाकात करने आए थे। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने उनके आवास, कार्यालय और अन्य सभी माध्यमों से पत्र दे दिया है। दिल्ली के अंदर जो जल संकट है इस भीषण गर्मी के अंदर, वो दिन प्रतिदिन नहीं हर क्षण जो है गंभीर रूप ले रहा है। दिल्ली के अंदर यमुना में पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से पानी का प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति कम हो पा रही है। इस गर्मी के अंदर जल ही जीवन है और जल का संकट यानी जीवन का संकट। हमने कल केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं सीआर पाटिल साहब, उनको पत्र लिखा, उन्हें ईमेल किया। उनके जितने भी पब्लिक डोमेन पे और व्यक्तिगत स्रोतों से जो नंबर मिल सकते थे उन नंबरों पे हमने SMS भी किया, व्हाट्सएप भी किया, और उन्हें बताया कि दिल्ली के अंदर जो जल का संकट है
वो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेशन से रिजॉल्व हो सकता है। दिल्ली के लोग हैरान परेशान है पानी की कमी की वजह से। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार है, लेकिन बीच में जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो किसी को करना पड़ेगा। आप केंद्र की सरकार में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप मंत्री हैं इस विभाग के, आपसे अपेक्षा है, आपसे उम्मीद है कि आप अभिभावक की भूमिका निभाते हुए, बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो अगर कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी मिल जाएगा, उनकी जान हल्कान होने से बच जाएगी। आप देखिए इसके फोटोज और वीडियोस उपलब्ध हैं। मुनक कैनाल से जो पानी के माफिया हैं वो पानी की पाइप लगा के पानी चुरा रहे हैं। इधर बुराड़ी के पास हिरणकी है, दूसरी तरफ यूपी का गांव पचारा पड़ता है। आप वहां पे जाके देखिए, हमारे पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं। वहां पे जो सैंड माफिया है वो बांध बना के पानी की जलधारा को, यमुना की जलधारा को रोक रहा है और सैंड की माइनिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे अवरोध हैं जिसमें केंद्र की सरकार का जरा सा सहयोग मिल जाएगा अगर, तो दिल्ली के लोगों को इस भीषण गर्मी में जल संकट से राहत मिल जाएगी। दिल्ली की सरकार के मंत्री अतिशी जी, दिल्ली की सरकार के विधायक सभी ग्राउंड पे है। दिल्ली की सरकार का जो सरकारी महकमा है वो भी ग्राउंड पे है। डीएम, एसडीएम सभी लगातार जो है ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे पानी की वेस्टेज ना हो, पानी की लीकेज ना हो। ऐसे में हम यहाँ पे CR पाटिल साहब के निवास स्थान पे इस उम्मीद के साथ आए थे कि हमारी बात सुन ली जाएगी। हमें पता चला मंत्री महोदय नहीं है, उनकी अपनी व्यस्तताएं हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की बात कहेगा कौन? हम ही कहेंगे। हम दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं। उसी भाव, उसी उम्मीद से हम सिर्फ अपनी बात रखने, दिल्ली की जनता की पीड़ा कहने के लिए यहाँ उपस्थित थे। हमने ऑलरेडी अपनी ओर से एक चिट्ठी इनके निवास स्थान पर रिसीव करवा दी है। उसकी कॉपी लेके हम सब आपके सामने यहाँ पे इकट्ठा है। आपके जरिए भी उन तक ये बात पहुँच जाए और उनकी ओर से अगर थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो दिल्ली के करोड़ों लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगा। नहीं हो पाई, हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन से बात करी, उन्होंने सूचित किया कि घर पे कोई है नहीं। हालांकि कल हमने लेटर रिसीव करवाया था, घर पे जो भी था उसने लेटर रिसीव करके साइन करके हमने रिसीविंग दी थी हमें। लेकिन अब अगर ऐसा है कि कोई भी नहीं है या ऐसा भी है कि कोई आना नहीं चाहता, तो हम आग्रहपूर्वक आपके जरिए उन तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि हम सभी ने निवेदन करने आए हैं। हम बहुत धनात्मक भाव के साथ आपके बीच उपस्थित हुए, आपके दरवाजे पर उपस्थित हुए हैं कि आप दिल्ली की जनता का दर्द समझेंगे। नया नया आपको मंत्रालय मिला है। हम ये भी समझ सकते हैं कि मंत्रालय की कार्रवाई को, मंत्रालय की प्रक्रियाओं को समझने में हो सकता है आपको थोड़े दिन और लगे, लेकिन आप अनुभवी हैं, आप तजुर्बेकार हैं और आप बहुत मजबूत दमखम रखते हैं केंद्र की सरकार में। आपका थोड़ा सा हस्तक्षेप दिल्ली वालों को इस भारी जल संकट से राहत दिला सकता है। कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि हिंदू इलाकों से पानी को बंद करके मुस्लिम इलाकों को दिया जा रहा है। देखिए लोग इस जल संकट के ऊपर, इस जीवन के संकट के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की पीड़ा बयान कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ, दिल्ली की सरकार के जल मंत्री सिर्फ और सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के छतरपुर स्थित जल बोर्ड वाटर फिलिंग पॉइंट पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुई गुस्साई महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव कर दिया। जल बोर्ड के ऑफिस के तमाम शीशों को तोड़ दिया गया। तो वहीं आप नेता ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली में एक सीवियर हीट वेव चल रही है और इस सीवियर हीट वेव में दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में एक वाटर क्राइसिस पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। षड्यंत्र का पहला हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। आज आप वजीराबाद बैराज पे जाइए, एक बूंद पानी नहीं है। आज आप मुनक कनाल पे जाइए, 1050 की जगह 900 क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को सप्लाई का पानी कैसे मिलेगा? तो ये है षड्यंत्र का पहला कदम। षड्यंत्र का दूसरा कदम कि जितना भी पानी
दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिजर्वायर में जा रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है, जो मेन पाइपलाइंस हैं, ये कैसे होता है कि रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटी हुई पाइपलाइंस के सामने फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, बाइट देने पहुंच जाते हैं। ये उनके सामने ही पानी की लाइन कैसे टूटती है? कल साउथ दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मेन पाइपलाइन जो सोनिया विहार से दक्षिणी दिल्ली को पानी देती है, कल उस पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। उसके इतने लंबे लंबे बोल्ट काट के निकाले गए। क्या ये खुद ब खुद हो गया, या ये भी षड्यंत्र का दूसरा हिस्सा था जिसके तहत पानी की पाइपलाइंस को डैमेज किया जा रहा है? क्योंकि जब पानी की पाइपलाइन टूटेगी और दिल्ली जल बोर्ड वाले उसको रिपेयर करने जाएंगे तो 5-6 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। और आज सुबह दक्षिणी दिल्ली के, साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंचा क्योंकि कल पानी की पाइपलाइन को, साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिल्ली में बिगाड़ने के लिए खुले आम गुंडागर्दी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। कि जो छतरपुर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पे हमला करने वाले थे उसमें और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी थे, जो गुंडों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर गए। आपने देखा कि उनके साथ सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पटके पहने हुए हैं, पीछे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मटके फेंक रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, ऑफिस तोड़ रहे हैं और साथ में जयकारा लगा रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने की है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र, पहले अपनी हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, दिल्ली में जगह जगह मेन सप्लाई पाइपलाइन। और इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र में 2 बच्चों की हत्या हो गई है। आपको बता दें कि हत्या के बाद मां ने भी फांसी लगा ली और वहीं मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायबरेली से सामने आई है, जहां पर 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं उसके बाद मां ने भी खुद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायबरेली से सामने आ रही है। वहीं तमाम जानकारी के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। ओम, किस तरीके से जो है ये पूरी वारदात हुई है रायबरेली में?
जी बिल्कुल, बात करी जाए तो ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना है, जहां पर एक मां ने जो है अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद जो है खुद फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। और घटना स्थल पर जो है वो पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं, उसके बाद जो है और जांच शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है रतिभान यादव इनके पति का नाम है और इनकी पत्नी से बच्चे नहीं हो रहे थे, इन्होंने दूसरी शादी की है और उसी को लेकर जो है अभी तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन दोनों पत्नियां एक ही घर में एक साथ रहती थी। तो पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद है और वहां पर जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी चीजें साफ हो पाएंगी। देखिए ओम, जिस तरीके से ये दर्दनाक घटना हुई है, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त क्या परिवारजन में कोई भी वहां मौजूद नहीं था घर में? जिस तरीके से महिला ने पहले बच्चों को मारा, फिर उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली, तो उस दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था या फिर किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ पूरा? जी हाँ, घटना के समय जो है परिजन जो है वो बाहर थे, लेकिन जब लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद जो है चीख पुकार मच गई और जैसे ही घटना की खबर पूरे गांव में फैली तो घटना स्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और स्थानीय लोगों की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस के हाथ पांव फूल गया और मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल, सीओ AK सिंह सहित भारी पुलिस बल गाँव में मौजूद है और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट शव को भेजने के बाद जो है अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि घटना के सारे तथ्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से घटना का पूरा घटा है, क्योंकि जो मृतक महिला है इसके एक सौतेली पत्नी थी जो भी उसी घर में रहती थी, तो अभी जो है कुछ देर बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ओम, रायबरेली में ये किस क्षेत्र की घटना है? पूरी जानकारी बताइए, एक बार पूरा अपडेट दीजिए, किस जगह की ये घटना है? जी बिल्कुल, ये जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, लालगंज कोतवाली क्षेत्र। उसके एक गांव है लोटीपुर उतरावा, ये जहाँ से या रायबरेली मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 26 से 27 किलोमीटर है। तो वहाँ की घटना है और इस समय जो है भारी पुलिस बल गांव में मौजूद है और हर बिंदु पर जांच शुरू कर दी है। ओम, बच्चों की उम्र क्या कुछ रही होगी? 2 बच्चों की जो मौत हुई है उनकी उम्र क्या कुछ है? उनकी उम्र अभी ज्यादा नहीं बताई जा रही है, मुश्किल से 6 या 7 साल के आसपास बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है वो निश्चित एक बहुत दुखद और दर्दनाक है। देखिए, आपने बताया कि जो ये घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं ये कारण निकल कर सामने आ रहा है कि उसके पति ने जो है 2 शादियां की हुई थी। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वक्त कहाँ है आरोपी जिसकी वजह से ये पूरी घटनाक्रम हुई है? अभी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि महिला ने जो है वो अपने बच्चों को मारने के बाद जो है खुद फांसी के फंदे पर झूल गई। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक से बात हुई, उन्होंने कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करिए, उसके बाद जो है सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या ओम, ऐसा भी हो सकता है कि महिला ने आत्महत्या ना की हो, इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकता है? जी हाँ, लेकिन जो है प्रथम दृष्टया जो जैसा की जानकारी मिली है वो यही है कि जब वहाँ पे लोग पहुंचे तो जो है दोनों बच्चों के शव और महिला फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली थी, जिससे प्रथम दृष्टया पुलिस के द्वारा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला ने पहले दोनों बच्चों को मारा, उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गई। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, MP के इगलास क्षेत्र के गांव नगला अहिवासी में ट्यूबवेल पर सो रहे 65 वर्षीय किसान की गला दबाकर और सिर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। किसान की हत्या को लेकर समूचे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर KG सिंह और कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मृतक किसान के शव को परीक्षण हेतु शव विच्छेदन गृह अलीगढ़ भेज दिया गया और फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। अधिकारी इगलास जनपद अलीगढ़ से अवगत कराना चाहता हूं कि थाना क्षेत्र इगलास के अंतर्गत ग्राम सभा नगला मोहन में एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। संबंधित मृतक को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों द्वारा दी जाने वाली तारीखी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जाएगी। और दतिया सांसद संध्या राय जिला अस्पताल पहुंची। दूरसदा थाना अंतर्गत
हादसे में घायल लोगों का हालचाल भी जाना। अस्पताल में गंदगी देख अधीक्षक को फटकार भी लगाई। घायलों की उचित देखभाल के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिए और कहा यथासंभव सरकार की ओर से मदद कराई जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 5 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।